नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना अब्दुल जब्बार रशीदी आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे चैनल में। मेरे साथ इस वक्त मशहूर व मारूफ शायर, अदीब, मुफक्किर जनाब इफ्तिखार जमाल साहब, जिनका ताल्लुक़ कड़पा से पहले भी हमारी एक गुफ्तगू छोटी सी आपने देखा है और बड़ा सराहा भी है। मैं सबसे पहले इस्तकबाल करता हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तबीयत वगैरह, सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बुलाने की सबसे बड़ी वजह क्या है बताएं? हमारे बहुत सारे नाजरीन और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे। फारूक शुबली, मुस्कुराहट देखिए आपके चेहरे पे, क्या आजकल सुर्खियों में बहुत है फारूक शुबली साहब, और इनकी एक तंजीम MHPS ये भी बहुत सुर्खियों में है और मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो हम सोचे कुछ गुफ्तगू आपसे कर लें उनके ताल्लुक़ से। तो बताइएगा क्या है आपका ताल्लुक़ और फारूक शुबली साहब की हकीकत क्या है कुछ? मौलाना, सबसे पहली बात, आप जिस शख्सियत के बारे में बात करते हैं वो सुर्खियों में आज से नहीं, बल्कि यूँ समझिए कि पिछले 5 सालों से हैं। लेकिन आजकल तो ज़्यादा ही है। भाई, इलेक्शन का मौसम है, हमारे फारूक शुबली साहब ने एक पार्टी की तायद कर दी है। अच्छा, और लोग जो है ना वहाँ तक पार्टी की, बीजेपी की तायद करें? हाँ, कह सकते हैं आप, बीजेपी की तायद करें, कह सकते हैं आप। अच्छा, इसीलिए तनकीद का निशाना बन रहे हैं। टीडीपी, जनसेना और बीजेपी अच्छा, पार्टियों का इत्तेहाद है आंध्र प्रदेश में। जी, लेकिन फारूक शुबली साहब या MHPS ने जब तेलुगु देशम की तायद की थी तो उस वक्त तक सीन में बीजेपी नहीं थी। ये बात का एहसास होना चाहिए लोगों को। जी जी। और बाद में बीजेपी आई है। बाद में बीजेपी आई है। सही बात। तो मतलब क्या है कि आप एक बार रिश्ता कर लेते हैं, कहीं रिश्ता हो जाता है तो फिर बाद में पता चलता है कि उनके कुछ रिश्तेदार जो हैं नामुनासिब हैं या आपको बुरे लगते हैं, तो क्या वो रिश्ते तोड़ दें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। गुंजाइश तो है कुछ। अब गुंजाइश तो बहुत कुछ हो सकती है। जी, यहाँ आंध्र प्रदेश की बड़ी अजब तरीन हालत ये है कि दोनों पार्टियाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी से मरबूत हैं, रब्त है उनका। और आजकल हिंदुस्तान में तकरीबन ऐसा ही हो रहा है। नहीं, तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें, अगर किसी बड़े कैनवस पर देखें, तो मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे हिंदुस्तान में 2 ही पार्टियाँ ऐसी नज़र आई हैं जिनका कभी न माजी में, न हाल में, न मुस्तकबिल में इश्तराक हो सकता है। वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं। बाकी उनके अलावा सब कभी बीजेपी से मिलती हैं, कभी बीजेपी से अलग होती हैं, जुदा होती हैं। मौजू यहाँ पार्टियाँ नहीं है, फारूक शुबली साहब है। तो क्यों आज तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? हाँ, हो सकता है। कहते हैं, पुरानी बड़ी मशहूर कहावत है कि फलदार दरख्त को ही पत्थर लगते हैं। जी बिल्कुल। कोई फल किसी पेड़ पर लगे हों तो लोग पत्थर मारेंगे ही। शिबली साहब आजकल फलदार हो रहे हैं। पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ शिबली साहब से क्या है, मतलब कब से और कैसे? मेरा तकरीबन 10 या 11 साल से इनसे ताल्लुक़ है मेरा। जी, शिबली साहब से, हाँ, 10 साल से ज़ायद 11 साल हो गए होंगे। उस वक्त ये नौजवान मुझे पसंद आया था। एक ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी जिसमें इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। एक सीधे सादा अंदाज में, ऐसे आज का जैसे आप भूलिया उनका वैसे नहीं हुआ करता था। पैंट बुशर्ट में बड़े खूबसूरत हुआ करते, खूबसूरत तो माशाल्लाह अब भी हैं ये, लेकिन तब जवान ज़्यादा हुआ करते थे और ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। लेकिन खामोशी से बात करके निकल गए थे। जी, उसके बाद से फ़ोन पे गुफ्तगू। बाद में उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना उनका, जिसमें मैं भी शामिल रहा और उसमें बहुत सी आंध्र प्रदेश की मशहूर तरीन शख्सियत उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी और हम लोग आपस में बहुत अच्छे डिस्कस करते थे मिल्लत के फ़ायदे के लिए। और शिबली साहब उस वक्त किसी भी पार्टी की तरफ नहीं थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ मिल्लत की ही बातें करते थे और मिल्लत के फ़रोग़ या मिल्लत की फलाह के लिए ही उनकी सोचें हुआ करती थीं और अमल भी करते, न सिर्फ सोचते बल्कि अमली तौर पर भी वो बिल्कुल ही हुकूमतों से लड़ जाते थे। मैं एक वाक़या याद दिलाऊँ आपको यहाँ। उर्दू में से जिसे पुलिस रिक्रूटमेंट के अंदर उर्दू से एग्ज़ाम लिखने का एक ऑप्शन हुआ करता था। जी, तक़सीम आंध्र प्रदेश के बाद तकरीबन उसे ना के बराबर कर दिया गया था। ये वो शख्स था जिसने लड़कर हुकूमत के नुमाइंदों पर दबाव बनाकर उस वक्त के मिनिस्टर
पल्ले रघुनाथ रेड्डी के से बार बार मुलाकात करके इस आदमी ने उर्दू ऑप्शन को फिर से जिंदा करवाया था। वहाँ से इनकी शुरुआत होती है बाकायदा इसके अंदर। उसके बाद कई मसाइल थे, तेलुगु देशम पर एक टांग पे जाते थे। आज जो कह रहे हैं कि तेलुगु देशम के पिट्ठो बने हुए हैं, वो उस वक्त एक टांग पे जाते थे तेलुगु देशम में। हुकूमत ने कोई गलती की हो तो सबसे पहले क्रिटिसाइज करने के लिए फारूक शुबली साहब उठ खड़े होते थे। पता नहीं कितने धरने किए, कितने एहतजाजी प्रोग्राम किए, कितने प्रेस मीट दिए। शुबली साहब की एक अलग आदत थी, फितरत अलग थी। मैं समझता हूँ जो लोग उन पर क्रिटिसाइज करते हैं उनको उन जैसा बनने के लिए शायद 10 साल 11 साल फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, फुल टाइम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करना पड़ेगा, फुल टाइम हर चीज़ की कुर्बानी देनी होगी। तब कहीं जाकर उस मजबूत इरादे होने चाहिए, आपको अपना मकसद नज़र आता होना चाहिए। तब कोई शख्स फारूक शुबली बन सकता है। और बोलने वाले तो बोलते हैं साहब, किस पर नहीं बोला है। आजकल जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इतना इस हद तक फारूक शुबली साहब को जो तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इल्ज़ामात तो बहुत लग रहे हैं, उसमें से हमारे नज़रों से बहुत सारे इल्ज़ामात गुजरे हैं, हम कुछ नोट करें। अब पूरे इल्ज़ामात तो हम नोट नहीं कर सकते। मैं एक मुफ्ती साहब का मैसेज पढ़ रहा था, कहाँ के आपके सूबे आंध्र प्रदेश के मुफ्ती साहब हैं, कोई इदारा चलाते छोटा मोटा शायद। वो एक लिख रहे थे कि फारूक शुबली जाहिल है और इस जाहिल के पीछे उलमा को नहीं चलना चाहिए और आवाम इस जाहिल से होशियार रहे, ऐसा कुछ लिख रहे थे। ये एक हो गया। दूसरा इल्ज़ाम मुसलसल हम सुन रहे हैं फारूक शुबली साहब के बारे में कि टीडीपी ने कुछ बड़ा ऑफ़र किया है मिनिस्टरी का, है ऐसा कुछ मिल रही है मिनिस्टरी? सबसे पहली बात मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं जी सोना हो तो परखे जाओगे। बिल्कुल। कोई पीतल को परखता नहीं है और उसकी कीमत तय नहीं की जाती। सोने की कीमत हर दिन बदलती रहती है और बल्कि बढ़ती रहती है। फारूक शुबली साहब सोना है, वो काबिल हो गए हैं। और एक आध आलिम को छोड़कर या कुछ कलील तादाद में आलिमों को छोड़कर मैं समझता हूँ आंध्र प्रदेश के तमाम उलमाए किराम फारूक शुबली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फारूक शुबली साहब का ताल्लुक़ भी उसी धड़े से है। इनके वालिद साहब खुद विजयवाड़ा में यहाँ जमात इस्लामी के फाउंडर रहे हैं जी। और एक बाकायदा शरीयत पर चलने वाला नौजवान है फारूक शुबली। और ऐसा कोई काम मैं समझता हूँ नहीं करेगा जिससे उनके मजहबी वो एहसासात को कहीं ठेस पहुँचे। ये बड़ा कट्टर मजहबी किस्म का आदमी है जी। अगर ये कोई हरकत किसी के साथ कर रहा है या किसी के साथ ये मिला हुआ है तो कहीं ना कहीं ठेस लगी होगी इस आदमी को, या फिर इस हुकूमत से इस हद तक नाला हो गया है। कई वाक़यात हुए हैं जिसका ये खुद गवाह है, खुदकशियाँ, कत्ल, जुल्म, हुकूमत की बेहिसी, बेमहरी। शायद इस चीज़ ने उन्हें मजबूर किया हो कि वो अपोजिशन के साथ जाकर इस हुकूमत का खात्मा करने में लगे हुए हों। ऐसा भी हो सकता है ना। सही बात है, लेकिन यहाँ पे एक इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि फारूक शुबली साहब जो है बिल्कुल ये बीजेपी के आदमी बन गए हैं। नहीं, बहुत सारे लोग ये, बल्कि टीडीपी तो एक आड़ है, ये पर्दे के सामने जो है ये टीडीपी को सपोर्ट कर रहे हैं और पसे पर्दा बीजेपी के लिए ये काम कर रहे हैं, और इल्ज़ामात कई लोग इस पर लगाते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं मैं उनसे सवाल करता हूँ कि ये लोग किसी न किसी पार्टी की तायद में तो ज़रूर होंगे। जी। वो खुलकर बोले वो किस पार्टी की तायद में है। मैं यकीन दिलाता हूँ जिस शख्स ने भी इन पर इल्ज़ाम लगाया है वो YSRCP से कहीं ना कहीं मुताल्लिक़ है। तो आप नहीं, सीधी बात कर रहा हूँ। और नहीं, यहाँ बात मेरी गुफ्तगू पूरी सुन लीजिए। और पिछले 5 वर्षों में तवातुर के साथ YSRCP ने हर बिल में तकरीबन 9 ऐसे बिल्स, कंट्रोवर्शियल बिल्स जिसे कहा जाता है, में भरपूर तायद दी है बीजेपी की। और इससे ज़्यादा क्या बात कहें हम। बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत करती है, उससे आप बच नहीं सकते, उससे बच ही नहीं सकते आप। किसी ना किसी आदमी को तो उसका पार्टी का होना चाहिए। और ये बीजेपी के आदमी नहीं है, ये टीडीपी की तायद ज़रूर किए हैं इस इलेक्शन की हद तक। ये हमें अपने जहनों में बिठा लेना चाहिए
کہ فاروق شبلی صاحب یا MHPS نے صرف اور صرف اس الیکشن میں TDP کی تائید کی ہے، اتنا ہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ TDP کی تائید اس لیے کی ہے تاکہ فیوچر میں یہ کوئی مطلب اچھے عہدے پہ فائز ہو، ایسا کچھ ہے کیا؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر TDP ان کو کوئی عہدہ دے بھی دیتی ہے جی تو یہ فاروق شبلی اپنی الگ شناخت کے ساتھ ہی جائیں گے وہاں۔ میں نہیں سمجھتا کہ باقاعدہ پارٹی میں شامل ہوں گے، جیسے سوشل آرگنائزیشنز کو اس سے اول بھی عہدوں پر دیا جاتا رہا ہے، جی ہاں راجشیکھر ریڈی کے زمانے سے دیکھ رہا ہوں میں۔ پھر فی الحال حالیہ آپ کو ایک بات کا علم ہے یا نہیں پتا مجھے، آر کرشنیا جو BCs کے لیے لڑ رہے تھے، ایک بڑے رہنما ہیں BCs کے، ان کو جگن موہن ریڈی صاحب نے کسی بھی طرح پارٹی میں شامل کیے بغیر راجیہ سبھا کا MP پوسٹ دیا ہے، پتا ہے آپ کو؟ ہاں شاید ایسا کوئی بڑا پوسٹ ملے، غلط تو غلط کیا ہے، اگر کوئی، میرے خیال میں ملت کے لیے فائدہ ہی ہوگا۔ جی تو آپ ان کے بارے میں آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ MHPS پر اور فاروق شبلی صاحب پر جو الزامات لگاتے ہیں، آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو لوگ الزام لگاتے ہیں میری نظر میں وہ لوگ ہیں جو خود وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ خود کو فاروق شبلی سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں۔ اگر وہ قابل بھی ہوں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں فاروق شبلی کی طرح تواتر سے وہ محنت نہیں کر سکتے، اپنی پورا وقت سماج کو یا اپنے مقصد کو نہیں دے سکتے۔ ایک فل ٹائم سوشل ورکر ہے یہ آدمی، جی ایک فل ٹائم، آپ ان کے ایک ساتھ آپ 12 گھنٹے 24 گھنٹے گزار لیں جی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آدمی نہیں مشین ہے، نہ خود بیٹھتا ہے نہ اپنے ساتھیوں کو بیٹھنے دیتا ہے، ایک متحرک ترین شخصیت۔ صحیح جی صبح آپ کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہیں، دوپہر میں کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہیں، شام کو پتہ لگا کہ آپ حیدرآباد میں ہیں، تواتر سے لوگ یہ سفر۔ سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے پھر رہے ہیں، بکواس ہے بکواس۔ پیسہ، اگر پیسہ ہوتا جی تو جہاں ان کی رہائش ہے کبھی آ کر دیکھ لیجئے، جی آ کر دیکھ لیجئے۔ یہ کبھی آئیں آدمی، گے انشاءاللہ موقع ملا تو اس آدمی کو جنون ہے، سب کے دعوت پہ۔ جنون ہے اس آدمی کو خدمت کا، کام آنے کا، جی، جی۔ اپنے اطراف ہریالی ہم دیکھنے نے کا۔ دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ۔ ہاں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ حسد کرتے اسی سے ہیں جو قابل ہوتا ہے۔ یہ بالکل صحیح۔ دیکھیے آج کل، پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس مسلم قوم میں لیڈرز کم ہیں، اور جو لیڈرز پیدا بھی ہوتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایسے الزامات لگتے ہی رہتے ہیں۔ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام ہمارے افتخار جمال صاحب سے سنے ہیں کہ ان کی اور فاروق شبلی صاحب کی دوستی کے بارے میں، یہ ایسی شخصیت ہے جو جناب فاروق شبلی صاحب کو اور MHPS کو جو ہے بہت قریب سے الحمدللہ یہ جانتے ہیں۔ ناظرین، جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، MHPS یہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، ایک بہت بڑی تنظیم ہے۔ یہ تلنگانہ میں اور آندھرا میں دو طرف جو ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں سے لاء کے سٹوڈنٹس بھی تیار ہو رہے ہیں الحمدللہ، یہاں سے بیواؤں کو پنشن بھی مل رہا ہے، یہاں سے ضعیف اور کمزور اور بوڑھوں کے گھر پر راشن بھی جا رہا ہے، اور بہت سارے ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے MHPS کا اور جناب فاروق شبلی صاحب کا۔ میں بھی ذاتی طور پر ان کے خدمات سے واقف ہوں اور ان سے بھی الحمدللہ واقف ہوں۔ یہ جو گفتگو تھی، ہمارے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات تھے، میں نے سوچا کہ گفتگو آپ سے کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم پورے ریاست آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں دیکھیں تو آپ سب سے زیادہ قریب لگیں اور سب سے زیادہ جاننے والے لگیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یاد رکھیے، ہمارے پاس قائد کم ہیں، ہمیں اللہ کی جانب سے ایسے قائد ملے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے فرض ہے کہ ہم ان کی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور ہمیں اس قائد کے پیچھے چلنا چاہیے۔ خصوصاً صوبہ آندھرا پردیش میں بہت مضبوط یہ ان کی تنظیم بھی ہے اور ان کی شخصیت بھی ہے، تو میں صوبہ آندھرا پردیش کے تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ادھر ادھر نہ بھٹکیں، آپ ایک قائد کا دامن پکڑ کر چلیں، انشاءاللہ آپ کی کامیابی، آپ کی فلاحی، آپ کی ترقی ضرور یہ شخص کروا کر ہی رہے گا۔ پھر اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔